CA is not only a degree. The biggest thing in any listed space company is corporate governance. आज के दिन पे तो Yamaha के शोरूम के भी IPO आ रहे हैं. Everyone is seeing the IPO market as a lottery ticket. मुझे ऐसा लगता है कि without networking there is no net worth. नमस्ते दोस्तों, तो आज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट आए वो आए हैं इंदौर से। इंदौर में इनका बहुत बड़ा काम है लोन का और एसएमई आईपीओ लिस्टिंग का। जो सीए है बाय प्रोफेशन, जिनका AIR 22 आया था एट द एज 22, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आज हमने उनको क्यों बुलाया? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको पता ही नहीं है। हमको बस लगता है कि लोन मतलब ये चीज है, आईपीओ मतलब ये चीज है। उसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, उसके पीछे एक कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके पीछे बहुत सारी बैंक्स होती है। तो एक बहुत बड़ा ये सर्कल है जिसकी वजह से हमको लोन मिलता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। इन योर ग्रोथ जर्नी अ कंसल्टेंट, लोन एंड इक्विटी प्ले सेम रोल। आपको कंसल्टेंट के बिना लोन नहीं मिलेगा, लोन के बिना इक्विटी नहीं मिलेगी, या फिर इक्विटी में कब जाना है कब नहीं जाना है, ये सब चीजें आप तभी कर पाते हो जब आपके पास एक रोड मैप हो अगले 5-10 साल का। तो यही रोड मैप कैसे बनाना है, लोन कैसे लेना है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज प्रखर के साथ। सो आई वेलकम सीए प्रखर गुप्ता, हु इज AIR 22 and he is doing business with many loan firms, many banks over last 30 years. प्रखर, कैसा है मेरे भाई? All good, Bray. How are you? बढ़िया। Thank you बढ़िया, so much बढ़िया। for inviting to Pune. अरे तो पुणे या इंदौर? नहीं तो होम टाउन इंदौर, अभी पुणे। नहीं, लेकिन पसंद क्या आ रहा है? पुणे इतना एक्सप्लोर नहीं करा अभी, बट जितना भी ट्रैवलिंग अभी जो करी है 2-3 दिन में, आई थिंक द वाइब्स आर गुड, बट द फूड इज इन इंदौर इज मच बेटर। अरे यार, वो तो उकड़ी के मोदक खिलाए मैंने, देखो वो कैसे थे। वो मैं ऑनेस्टली मोदक जो मुझे लगते थे वो कुछ अलग दिखते थे जो शॉप्स में, ये तो अलग ही थे। लाइक दे वर रियली वंडरफुल। तो पोहा या फिर उकड़ी के मोदक? पोहा ऑब्वियसली। वो आपको इंदौर आना पड़ेगा उसके लिए। एंड व्हेन यू ईट दैट पोहा, तो उसके बाद यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। कोई इंदौर के पोहे तो वो तो। शादी कब कर रहा है? वो मम्मी से मैं बातचीत करके बताता हूँ किसके लिए? देखो 2 साल का तो अभी अग्रीमेंट किया हुआ है कि अभी बात नहीं करनी है उस बारे में। नहीं, मतलब कोई है जिसके लिए बात कर रहा है या वो किसी को ढूंढने के लिए बात कर रहा है? विंडो कमेंट्स। जो फिट बैठे वो बैठे, दोनों में फॉर्मूला चल रहा है। गुड गुड गुड। तो तेरे बारे में बता, क्या है, हु इज प्रखर? प्रखर गुप्ता, AIR 22 एट द एज 22, हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे किया? सो बचपन से स्कॉलर तो रहा हूँ सिंस द बिगनिंग। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे को यूकेजी में कभी मम्मी पापा जब आए थे तो मेरे को 99% आए थे इन यूकेजी। ओके। बट देन शिफ्टेड टू स्कूल, डेली कॉलेज में आए थे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट वाज एंटर्ड इनटू कल्चरल एक्टिविटीज, स्टार्टेड वायलिन एंड हैव बीन प्लेइंग वायलिन फॉर अराउंड 14 years. काफ़ी अच्छा वो है जर्नी, एंड वो कहीं ना कहीं ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द फोकस and which has helped me in the academics also. And I mean, more than the journey more than the result which has happened, the journey has been very enriching, right from creating a lot of memories and friends throughout the journey. अभी तो शुरू ही हुई है जर्नी। हाँ, अभी तो लेकिन वो अच्छी रही है जर्नी। तो आई थिंक द CA आर्टिकलशिप एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। वहाँ से बहुत पर्सपेक्टिव्स मिले, कैसे आप लॉन्ग टर्म में लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हो, कैसे यू कैन एक्चुअली हैव फोकस फॉर सो मेनी अमाउंट ऑफ आवर्स विच इज रिक्वायर्ड इन अ CA कोर्स। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे सीखी हैं। ओके। एंड आर्टिकलशिप बहुत लोग डमी कर रहे हैं, तो क्या उनके जिंदगी में आगे क्या होगा? क्या कोई पिक्चर दिखाना चाहेगा तू? सो CA इज नॉट ओनली अ डिग्री। आपको CA की डिग्री से शायद से उतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना जो आप वो जर्नी में आप जो सीखोगे उससे जो आपको सीखने को मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ CAs टुडे हु आर लाइक अनएम्प्लॉयड, हु आर अर्निंग वेरी मीजली सैलरीज, बट देयर आर CAs हु आर एट द टॉप ऑफ द पाई इन इंडिया। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि आप CA कर रहे हो तो आप कुछ MBA वाले रोल्स हैं लाइक PE BC, उन पर आप नहीं जा सकते। बट आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वो सब अभी मुझसे छोटे हैं and they are in one of the biggest PE private equity firms of India and planning for an MBA in Stanford, Harvard and all. So it's all about the perspective, और वो perspective आपको तभी मिल सकता है जब आप बाहर जाओगे, and वो बाहर आप डेमो में नहीं कर सकते। So if
एट ऑल CA इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी. और वो चीज़ जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लूजिंग बाय डूइंग अ डमी आर्टिकलशिप. ओके. क्योंकि मेरा भी बहुत मतलब 99% लोगों को मैं यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिकलशिप करो, अच्छी जगह पे करो, और जहाँ पे आपको एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है. बिकॉज आप जस्ट 12th पास आउट होके या फिर फर्स्ट ईयर होके बाहर निकले हो, यू डोंट नो द वर्ल्ड, आप दुनिया से बहुत बहुत ज्यादा वाकिफ भी नहीं हो, आपको बस माँ बाप और कॉलेज इतना ही पता है. आर्टिकलशिप में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको नए दोस्त मिलते हैं, आपको ऑफिसर्स मिलेंगे डिपार्टमेंट के, बहुत सारी जगह पे नए नए मे बी सिटीज घूमने को मिलेंगे. तो वहां पे जो एक्सपीरियंस आएगा वो सिटीज घूमने वाला तो बिल्कुल आई लग रही. और और वो एकदम 5 स्टार होटल में रुकने का क्लाइंट के खर्चे पे. वो तो अलग. तो घूमना ये जो है अलग अलग सिटीज में, नाउ यू आर वर्किंग इन इंदौर, मुंबई में काम कर रहा है, पुणे में काम कर रहा है, और बहुत सारी सिटीज में, तो अलग अलग जगह पे जाने से क्या अलग माहौल क्या बनता है, क्या फर्क हो रहा है? I've seen that the perspective of people's actually changes a lot with the cities. That is no doubt about it. जैसे कि जितना आप tier 2 cities में जाते हो, the work life balance बोल लो या फिर the lifestyle बोल लो, that is very good, very comfortable. आप मतलब सेटल करना चाहोगे तो आप इस लाइफस्टाइल के साथ करना चाहोगे. बट देन इफ यू आर अ यंग पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्रोथ, फिर आपको एकदम से ना फ्रस्ट्रेशन भी आता है बीच में कि अरे यार मैं आई वांट टू ग्रो एट 2x, लेकिन सिटी तो x पे ग्रो कर रही है. ऐसा नहीं होगा, सिटी भी ग्रो कर रही है, लेकिन आई मीन टू जेल अप विद द स्पीड इज़ वेरी डिफरेंट. वही चीज़ मैंने देखा है, जितना ज़्यादा आप tier 1 सिटीज़ में जाते हो उतना ज़्यादा द एक्सपोजर ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, स्पेशली जब मैं CA वाली बात करूँ तो आप बात करोगे tier 2 सिटीज़ में तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मैक्स टू मैक्स आपने लोन्स का देख लिया, वो देख लिया, दैट्स प्राइमरी रेट. आप जैसे यहाँ पे मुंबई आओगे तो द नंबर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आउट देयर इतने सारे हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है. यू विल एक्चुअली स्पेंड गुड 1 year टू अंडरस्टैंड मार्केट है क्या फाइनेंस का. सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, सो द एक्सपोजर इज टोटली डिफरेंट. मेरे एक दोस्त अभी ही वाज लोन कंसल्टेंट, तो लोन कंसल्टेंट यहाँ पे अच्छा काम किया, 2-3 साल काम किया, बट उसको कुछ तो था यार, नहीं मेरे को जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ही शिफ्टेड टू दुबई. ओके. तो उसको वहां पे जब गया, वो 1 साल वहां पे रहा, तो मैं जब वापस आने के बाद उससे बात करता हूँ ना, तो मतलब वो अलग ही लेवल की थॉट प्रोसेस बन गई है. क्योंकि कुछ भी किया ना तो फर्क पड़ता है. आप जब मार्केट चेंज करते हो, आप जब सिटी चेंज करते हो, आप जब एनवायरनमेंट चेंज करते हो, क्योंकि वो सिटी में जो धंधा हो रहा है वो अलग लेवल का होता है, अलग लेवल, और लोग अलग होते हैं. आप जब अलग जगह पे जाते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है. तो घूमना तो मतलब बहुत अच्छी बात है. तेरा बहुत बड़ा शौक भी है या फिर स्किल भी है, स्किल सेट आई कैन से, कि ऑयल प्ले करना, तो उसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जर्नी में. क्योंकि जो लोगों का कोई ना कोई स्किल सेट है, मुझे ऐसे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि वो लोग जिंदगी में बहुत ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका एक डेडिकेशन है, एक पैशन है कुछ ना कुछ चीज करने के लिए. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो नो डाउट अबाउट इट, मैंने भी ये नोटिस किया है. कहीं ना कहीं वो ये हो जाता है दैट when you are giving your time to one thing for so much of time, इतना डेडिकेशन से आप जब लगे हुए उसके ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी सिस्टमाइज हो जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर जो बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन. आज के दिन पे हम इंस्टाग्राम जब कर रहे हैं तो देयर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि हाँ अगला रील जो भी अच्छा लग रहा है तो यू गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, जब आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, तो व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, आपको उसकी इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते. एंड व्हेन यू टेक अ ब्रेक फॉर 1 week और अगले दिन वापस से आते हो, यू रियलाइज कि जब मैंने स्टार्ट किया था वर्सेस अब एक ब्रेक के बाद में जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो द काइंड ऑफ डिफरेंस इज मतलब अलग ही लेवल पे. आई स्टिल रिमेंबर वायलिन में ना एक टेक्निक होती है विब्राटोस. तो उससे ना एकदम मैं वायलिन मैं प्ले करके था, बट इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द वायलिन. अगर आपको विब्राटोस आते हैं ना तो यू कैन गिव फीलिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू लर्न ऑल्सो. तो मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने ना उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो कर रहा हूँ, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड कि मुझसे हो ही नहीं रहा, एंड आई केप्ट द वायलिन फॉर 1.5 weeks. अगली बार जब मैंने उसको जैसे ही मैंने वापस से प्ले करना चालू किया, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत प्ले होना चालू हो गया विब्राटोस. एंड देन आई रियलाइज कि इट्स अ गेम ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन. एंड अगर लाइफ में जितना सक्सेसफुल होना है, आई थिंक सो accepting delayed gratification over instant is much more required than any other soft skill
which is there. I And totally- ये चीज उसमें आपको हेल्प करती है. टोटली एग्री. मतलब वो अभी इंस्टाग्राम पे ही ये पढ़ा है मैंने, यह सुना है हाँ, कि जो डोपामाइन आपका रिलीज होता है वो जितने रिलीज होने की आप ब्रेन को आदत डालोगे उतना ही आपका सक्सेस का रेशो कम होते चलता है, बिकॉज यू चेस फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस short term. और जल्दी से जल्दी कैसे सक्सेसफुल हो. उसकी वजह से लोग बहुत सारे एफएनओ में ट्रेड करके लॉस कर रहे हैं. F&O अभी market, यू आर किंग आई कैन से इन दैट मार्केट. तो क्या है, क्यों एफएनओ में लोगों का लॉस हो रहा है, या फिर बहुत सारे, क्योंकि मिडिल क्लास, मेरे पास जो सैलरीड एम्प्लॉय आ रहे हैं जिनका सैलरी 5 लाख टू 20 लाख है, उसमें से आई कैन ऑब्जर्व कि 95% लोगों का लॉस है. 95% लोगों का लॉस है, और वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस. मतलब एक तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स दे रहे हैं, 20% एफएनओ में जा रहे हैं, तो इन हैंड 50% ही सैलरी आ रहा है. तो क्यों ऐसे हो रहा है? So taxation is a different perspective altogether, उस पे नहीं जाएंगे. But F&O क्यों चालू हुआ? The reason was that only, जो आपने बताया कि अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर लेट्स से रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं. चलो लेट्स से एक लैंड है, मुझे पता है कि ये लैंड जो है ये एक साल में अप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन इफ़ आई परचेज इट टुडे मेरा पूरा 1 CR लग जाएगा लेट्स से, एंड अगले साल मुझे 1 करोड़ 1.1 CR का मुझे रिटर्न आएगा. Right. लेकिन जो मैंने बात करी ना लैंड ओनर से, उसको मैंने बोला आज मैं तेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा, जो बाकी 90 लाख है वो मैं एक साल बाद दे दूंगा. राइट. तो व्हाट हैपेंस इज, मेरे पास आज के दिन पे बैंक में 10 लाख ही रखे, आई डोंट हैव 1 CR विद मी. मैंने उसको 10 लाख दे दिए विद द अजम्पशन कि मेरे को बाद में 1.1 CR मिल जाएंगे, एंड आई विल पे 1 CR टू हिम, एंड मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट, तो इट्स गुड रिटर्न्स फॉर मी. राइट. इशू इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको बाद में 1.1 CR में नहीं बिकता है तो फिर आप क्या करोगे? क्या? जब तक आपका 90 लाख होता है तब तक तो आपका 10 लाख का लॉस है जितना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था. अगर 80 लाख का प्राइस हो जाता है लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, तो देन बाकी 10 लाख कहाँ से आएंगे? सो यू आर प्लेइंग अ गेम वेर इन नॉर्मली मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं 100 रुपये लगाता हूँ, मैक्स क्या हो सकता है मेरे 100 रुपये खत्म हो खत्म जाएंगे. हो जाए. जहाँ आप ये मार्जिन वाला गेम खेल लेते हो उसमें क्या होता है, आपके पास रखे 100 रुपये हैं, वो आप भी चीज 1000 की जाएंगे खरीद रहे हो, वो 1000 की चीज 0 होगी तो 900 रुपये तो आपको जेब से देने पड़ेंगे. जेब से, और जो भी है ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ फेलियर्स हैपन. एंड एफएनओ मार्केट बड़ा क्यों हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे वही बात है जो आपने जितने भी सारे ऐड देखे होंगे, वो क्या है, बाय क्लिक करो, ऊपर हाँ, जाएगा, हाँ, सेल क्लिक से करो, नीचे आपका आएगा. प्रॉफिट हो गया. हाँ. That is not how you play the game. It's timing it's about timing the market, and there are so big players in India who are building algorithms ताकि जो भी ये सारे आप चार्ट वार्ट देखते हो वो चीज़ एल्गोरिदम आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली उस पर ट्रेड्स को कर सकता है. Execute. देयर आर प्रॉप डेस्क ऑफ ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड विच इज देयर, एंड उनके बड़े बड़े एल्गोरिदम्स बने हुए इसके ऊपर, एंड देयर आर IIMs guys who are sitting there and making those trades at a very large scale. आप उसके बाद सामने बहुत छोटे हो गए, But we are trying to beat them. बट वी आर ट्राइंग टू बीट देम क्योंकि इट्स अ जीरो सम गेम. Right. एक जने का प्रॉफिट दूसरे जने का लॉस, Loss. वो दोनों वो जिस स्केल पे खेल रहे हैं, आप जो बोलो 95% लोग हार रहे हैं, 5% वही लोग हैं जो जीत रहे हैं. जो जीत रहे. और अगर इफ यू स्टॉप दिस पार्ट 95% पार्ट, तो फिर वहां पे उनके लिए जीरो सम गेम में प्रॉफिट कहाँ से आएंगे? वही लोग इनको भी प्रोक कर रहे हैं कि आप आओ, क्योंकि उनके कोई तो पॉडकास्ट सुन रहे लोग, उनके कोई तो रील देख रहे हैं, उनके कोई तो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, जहाँ पे वो you'll never see कि कोई भी F&O वाले जो मार्केट कर रहे हैं उनका एक्चुअल पोर्टफोलियो में उनके कितने प्रॉफिट्स हैं, वो कभी बताते ही नहीं है. नहीं. वो गेम ही क्योंकि उसका है. इट्स अ गेम ऑफ ब्रोकरेज. आप देखोगे, आप इफ यू सी योर ज़ेरोधा अकाउंट, ग्रो अकाउंट, उसके आप चार्जेस देखोगे, स्टॉक के अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा है. आपको जो एक्चुअल इनकम है जो एक ब्रोकरेज कंपनी ज़ेरोधा इनको है, दैट इज मेजरली इन F&O. राइट. और ये भी डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज हैं. अगर आप मेन चले जाओ एडलवाइस और इन सब पे, तो हाँ, तो एक्चुअल में बहुत अर्निंग्स जो हैं सब डेरिवेटिव मार्केट में ही है. वहाँ पे ट्रेड्स जो होते हैं, एंड दीज ट्रेड्स आर ऑन अ डेली बेसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग. तो हर ट्रेड के साथ में आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हो, हर ट्रेड के साथ में आप उनको चार्जेस दे रहे हो. दिन में मैं 4 बार बाय सेल कर रहा हूँ, तो उसके साथ उतने चार्जेस भी तो पे कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो किसने करना चाहिए एफएनओ में? आइडियल, हु इज आइडियल पर्सन जिसने जाना चाहिए? क्योंकि मैं तो मेरे क्लाइंट्स को, यार दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई एफएनओ मत करो, क्योंकि आपको करना है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आप ट्रेड करो, आप इक्विटी में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, बट एफएनओ अभी तो साइड में रखो, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पड़े नहीं है. वो है तो हाँ भाई, चलो वो लेवल पे आप खेल भी सकते हो. 2-5 लाख रुपए लेके क्या ही एफएनओ में करो? सो आई थिंक F&O इज अ फुल टाइम गेम, नो डाउट अबाउट इट. मेरे जितने भी कनेक्ट्स हैं जो करते हैं, जो फुल टाइम करते हैं, दे आर अर्निंग मैसिव रिटर्न्स. मतलब मैसिव इन द सेंस 40% प्लस IRR ऑन अ ईयरली बेसिस, दैट काइंड ऑफ थिंग. ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ.
आई हैव सीन 300+% रिटर्न्स आल्सो, स्क्रीन पे देखा है मैंने. ये 300% के चक्कर में जा रहे हैं ना ये फेनोमेनन. हाँ, बट वो बहुत सिलेक्टिव है ना. हाँ, लेकिन इफ लोगों आई को से वर्ल्ड चैंपियनशिप एक हुई थी जिसमें फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली वाज वर्ल्ड नंबर 1 इन फंड परफॉर्मेंस, तो उसका फंड परफॉर्मेंस कितना था? 300%. तो आई मीन इफ द वर्ल्ड नंबर 1 इज गेटिंग 300% रिटर्न, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू गेट दैट रिटर्न्स. बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में खुद एफएनओ करके लोगों से पैसा ले रहे हैं और उनको पर मंथ फिक्स एनुअल रिटर्न दे रहे हैं. ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 और 120%. और लोग उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो सी, मैं सिंपल कैलकुलेशन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है. वो अपने को 100% रिटर्न दे रहा है तो उसने 200% अर्न करना चाहिए मिनिमम. 200% अर्न करने वाले लोग है कितने? उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा मार्केट में जा रहा है. But then, where it is right, if you are a high net worth individual, you have the appetite कि अगर ये चीज़ जीरो हो जाए, इसके बाद में कुछ लॉस भी आए तो you can sustain. And ये आप खुद नहीं कर रहे हो, you are giving it to a category 3 AIF, जो एक hedge fund होता है. Right. And they are the experts who are actually doing that. Right. तो वहाँ पे the game can be played. But that also depends on whether it's a risky game. Right. It's a risky game जहाँ पे आप 10 रुपए लगा करके 100 रुपए पे 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हो. तो definitely it'll always be risky. But then the hedge funds are very much trained to do all of that. But वहीं पर ही उनके charges भी उतने ज़्यादा होते हैं. That वो इतने charges ले लेंगे कि वो कमा आपसे बहुत ज़्यादा लेंगे and आपका शायद उतना रिटर्न नहीं है. हो भी सकता है आपका रिटर्न आ जाए. I mean, there are very few funds who are able to beat the benchmark. लेकिन कहीं ना कहीं 25% आएगा फिर भी आ जाता है. बट देन इट्स रिस्की गेम. हाँ, वो तो रिस्क है तो इसके ये चक्कर में सब जा रहा है. रिस्क है तो इसके यही सुना है हमने. तो फंड्स में कैसे जाए हम लोग? फंड्स के साथ इन्वेस्ट कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एफएनओ नहीं करना है, बट उनको नॉर्मल आईपीओ के साथ भी नहीं जाना है. उनको प्री आईपीओ का कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर और कुछ चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो ढूंढना चाह रहे हैं. उनके पास पैसा भी अच्छा है या फिर दे आर रेडी टू टेक रिस्क. तो हाउ वी कैन गो विद दैट? बिकॉज जो नॉर्मल लोग हैं उनको सिर्फ जीरोधा पता है, वहां पे जाके बाय सेल करो. तो जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं उसके साथ हम लोग अगर जाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ. एक टाइम पे इतनी नहीं थी जितनी आज हो चुकी हैं. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिसीजन बायस आल्सो. एंड इतने सारे बुफे ऑफ ऑप्शंस में क्या है, आपको लगता है आप सब चीजें कर लो, बट वो पॉसिबल नहीं. बट या यू शुड नो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आउट देयर एंड उसको पे एनालाइज करना चाहिए. जैसे फॉर एनी नॉर्मल पर्सन आई वुड से, अगर इफ इज अ सैलरीड इंडिविजुअल स्टार्टेड ऑफ इन हिज करियर एंड ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है तो सब कुछ भूल जाओ. डू एन SIP इन द इंडेक्स फंड. उससे ज़्यादा कुछ करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है. फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम, क्योंकि आप जितनी जल्दी आपका एक्टिव इनकम ग्रो कर पाओगे ना वहाँ पे टाइम स्पेंड करके, दैट विल बी मच बेटर देन योर पैसिव इनकम ग्रोथ. आपका पैसिव इनकम ग्रोथ पे आप तब फोकस कर सकते हो व्हेन योर क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट मच. आप अगर 70,000 रुपये महीने कमा रहे हो एंड यू आर इन्वेस्टिंग 7,000 पर मंथ इन एन SIP, तो आप उसमें 7,000 पे 10% कमाओ, 7,000 पे 15% कमाओ, इट वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. 5% ऑफ 7,000 में 350 रुपीज. आप उतने में अगर आप यहाँ नेटवर्किंग करो, आपकी स्किल सेट डेवलप करो, तो आप 70,000 को आप 1.5 लाख 30 लाख उधर तक पहुँचाओ ना उसको. तो दैट्स वेयर यू शुड फोकस इनिशियली ऑन द एक्टिव इनकम पार्ट. वैसे नहीं बोल रहा इंवेस्ट नहीं करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट करना है उस पर टाइम नहीं लगाना है. बट वंस यू आर एट अ लेवल वेयर नाउ यू हैव दैट मच ऑफ अ कॉर्पस वेयर मेकिंग हायर IRRs will actually impact a lot on your overall incomes, क्योंकि इंडियन पैसिव इनकम वही है जो कि जिससे आप बिजनेस क्लास का टिकट लोगे. राइट. बिकॉज इन द एंड यू विल नेवर, आपके जो ब्लड एंड स्वेट वाला मनी है आप कभी उसको यूज नहीं करोगे. ओनली पैसिव इनकम इज वेयर यू कैन एक्चुअली स्पेंड मनी, एंड दैट्स द राइट वे टू डू इट ऑल्सो. कि एक्टिव इनकम शुड बी यूज, उसमें बोलते हैं ना प्रॉफिट फर्स्ट. इन बिजनेस वी से प्रॉफिट फर्स्ट, इन सैलरी इट वुड बी SIP फर्स्ट. राइट. इसके बाद में जितना पैसा बच रहा है यू यूज इट हाउएवर इन योर कंफर्ट्स एंड नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट. लेकिन अब लेट्स से यू आर एट दैट स्टेज नाउ कि कंफर्ट है सब है, नाउ आई वांट टू गेट हायर IRRs. तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इज द सेफेस्ट बेट विच यू कैन हैव. म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन अ मिक्स ऑफ इक्विटी डेट, दैट्स देयर. नॉर्मली इक्विटी फंड्स आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो और डेट वाला आपके हिसाब से आप उसको प्लेस कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हाइब्रिड फंड्स आर ऑल्सो देयर. ऑल ऑफ दैट इज देयर. लेकिन इशू ये हो जाता है हाइब्रिड फंड के साथ में कि अगर उसका इक्विटी स्टेक इज लेस देन 65%, तो फिर आपके ऊपर वो जो 1 ईयर का अपना LTCG 112A वाला सेक्शन होता है
वो हट जाता वो है, हट जाता है, तो तो टैक्सेशन का एक impact टैक्सेशन का बैठ बहुत बड़ा जाता है। इम्पैक्ट आ Right, जाता है, तो right, आफ्टर टैक्स रिटर्न्स गेट अफेक्टेड अलॉट. right. सो आइडियली इन्वेस्ट इन इक्विटी, दैट्स बेटर. डेट वाले पार्ट के लिए तो आई थिंक सो सबके जो ऊपर वाले जनरेशन है उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर ही दी है. Right. So I have So- seen that there is a very big skew that most of the investments in every family is into real estate, gold and debt funds, debt products. Equity side पे नहीं है. तो उस skew को सही करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनिशियली इक्विटी में ज़्यादा Balance इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा. तो ऐसे कहीं तो मैंने पढ़ा कि जेनजी शुड गो विथ इक्विटी हाँ. बिकॉज मिलेनियल्स और अर्लियर जनरेशन वाज विथ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस Very लाइक true. इन्वेस्टमेंट्स एंड गोल्ड्स. Exactly. क्योंकि कहीं ना कहीं सारे टाइप के एसेट क्लासेस आपके पास होने चाहिए, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द अदर एसेट इज समवेयर और द अदर हेजिंग द अदर एसेट. Balance बैलेंस हो of जाता है. portfolio should be there. Portfolio should be there. You need not to put all your eggs in one basket. Yes. Although I am a very pro equity person, the reason is gold is not a value added product. Right. वो उसमें डिमांड सप्लाई का गेम है Right. कि जितना डिमांड जितना सप्लाई उस हिसाब से द प्राइसिंग इज बीइंग सेट. राइट. डेट जो है उसके अंदर देयर इज नो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन ऑफ योर मनी विच इज बीइंग मेड. इक्विटी ऐसा है जिसके अंदर आप बिजनेस को ग्रो कर हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन a business. You're not investing in any gold, any metal or any debt product. तो वो उसका जो ग्रोथ का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी बढ़िया है. दैट्स देयर. लेकिन अब इसमें देर आर मल्टीपल वेज. यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, यू कैन इन्वेस्ट इन मिड कैप, एंड यू कैन इवन इन्वेस्ट इन SME मार्केट. एक तो मेन बोर्ड IPO मार्केट है एंड एक SME IPO मार्केट है. दीज आर टू डिफरेंट स्टॉक्स. एसएमई आईपीओ मार्केट के बारे में क्या है? मतलब एसएमई आईपीओ में एक तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसकी वॉल्यूम कम होता है. नहीं मतलब प्राइस ज्यादा होता है. हाँ. प्राइस ज्यादा है, Lot वॉल्यूम size. कम है, तो हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ता है. देयर इज आई फील कि देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट कि हाँ मैंने आईपीओ मिल भी गया एसएमई का और फिर अगर वॉल्यूम कम है तो सेल ही नहीं हुआ तो क्या? तो इज इट सेफ टू गो विथ एसएमई आईपीओ? So the biggest thing in any listed space company is corporate governance. Right. जितनी बड़ी कंपनी होती है जनरली द ट्रेंड इज कि वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज देयर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द सिस्टम्स आर वेरी वेल सेट. इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ काम कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट द केस विद SME IPO मार्केट. राइट. लेकिन वहीं पर ही द पोटेंशियल ऑफ एनी कंपनी इन एन SME मार्केट टू ग्रो इज मैसिव. आप अगर मार्केट में यू आर एट अ 50% मार्केट शेयर, तो आप कितना भी कर लो, आप यू कैन नॉट ग्रो मोर देन 2x इफ द इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग. राइट. बट अगर आपका मार्केट शेयर ही 1% है, इनफैक्ट लेस देन 1% है, तो वहाँ पे यू हैव मैसिव पोटेंशियल टू ग्रो. यू कैन गो 100x, You can go 150x. अब लेकिन ऐसा नहीं है. अगर 0.01%, 0.1% आपका मार्केट शेयर है तो ऐसी 100 कंपनी है जिसका वो मार्केट Right, शेयर है. right. उसमें से कुछ ही कंपनीज है जो उसके ऊपर लैडर में जाएंगी. Right. One of that companies is listed in the stock exchange in the SME market. Now, if you're able to identify this company has promoters who value corporate governance, if you find that company is fundamentally good, आज के दिन पे तो मतलब Yamaha के शोरूम के भी IPO आ रहे हैं. मैं वही बोलने वाला था कि नाम नहीं लेंगे लेकिन वो But yeah, so वो देखते नहीं है. मेरा actually क्वेश्चन यही है कि what the thing is happening. इस कारण से अभी SEBI ने भी कैप लगा दिया for the first day listing gains of 90%. The reason is everyone is seeing the IPO market as a lottery ticket. लॉटरी टिकट मतलब वो लग लग गया तो गया. डबल ही होगा. I remember अभी बजाज हाउसिंग का अभी आया था. आज 114% गेन हुआ लोगों को. 1.4% गेन तो हुआ है, बट जब अलॉटमेंट आया ना 2 दिन पहले, तो आई हैव सीन LinkedIn posts where people are telling कि after so much efforts in the past 2 years I finally get an IPO listing. Right. And people are congratulating for that in the comments. Right. So that kind of thing is happening कि लॉटरी लग गई ऐसा हो रही है बात. So on funny side, मैंने एक लिंक्डइन पे पढ़ा तो उसने लिखा था कि बजाज का IPO लिस्ट भी हो गया तो यू विल गेट 100% रिटर्न. सो 15,000 की विल गेट 30,000 प्रोबेबली. बट आपने दिलजीत दोसांझ के जो अभी कॉन्सर्ट हो रहा है उसका अगर टिकट 5-6 हजार में बाय कर लिया तो नाउ उसका ब्लैक मार्केट में 52,000 चल रहा है. तो choose wisely and think wisely and invest wisely. So that's an alternative investment. Yeah. तो बहुत सारे लोग वो भी मतलब on funny part वो भी कर रहे लोग. हाँ. I mean, yeah, that was the funny part, but actually coming to that topic then, alternative investments के आज के दिन पे options बहुत खुल गए. Right. Like
अर्लियर रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते थे अनलेस यू हैड गुड अमाउंट ऑफ मनी. अब फ्रैक्शनल ओनरशिप कॉन्सेप्ट आने लग गए वेर यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन अ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी इन BKC एंड यू आर एबल टू गेट द रेंटल यील्ड्स एज वेल एज द कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम देयर. तो उस तरह का मार्केट बहुत खुल रहे हैं अभी. देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज विच आर कमिंग अप, बट हर एक जगह वही है, ये ध्यान रखना है कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वेदर हाउ मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एंड व्हाट इज द लॉस गिवन डिफॉल्ट. राइट. तो तीनों चीजें समझ के यू शुड तो वर्क अप. अगर किसी बिजनेसमैन को ग्रो करना है तो ये जो फंड हाउसेस है या फिर IPO है, हाउ ही शुड प्लान हिज नेक्स्ट 5 years. अगर मुझे अभी यू आर वर्किंग विथ SME IPOs, you are working with loan firms, loan banks, and you have helped so many companies to go from loan amount of 5 CR to 500 CR or 1000 CR. So down the year 5 years 10 years मैंने कैसे ये सब चीज़ें प्लान करनी चाहिए कि what should be my vision, मैंने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अभी से फॉलो करने चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या क्या एवेन्यूज ओपन है ये मैंने ढूंढ के रखना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, दे ओनली नो कि हाँ लोन मिलता है. लोन कैसे मिलता है? बैंक में जाओ, 100% कोलैटरल सिक्योरिटी दो, लोन उठाओ, दैट्स ऑल. और फिर इसकी वजह से ग्रोथ बहुत रुका है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वो सोचे कि यार 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उस पर 1 करोड़ का ही लोन मिलेगा, तो 1 करोड़ के लोन में क्या ही होगा. उनको और क्या क्या ऑप्शन है या फिर एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं ऑप्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे बड़ा प्री कंसेप्शन रहता है कि डेट इज़ बैड. आई वुड से सम डेट इज़ बैड बट सम डेट इज़ वेरी गुड. जैसे कि नॉर्मली अगर आप लोन ले रहे हो फॉर योर वर्किंग कैपिटल नीड्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ दैट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो योर कंपनी, दैट इज फाइन. पर अगर आपका ग्रोथ भी स्टेबल है, एंड मैं स्टेबल बोल रहा हूँ, फॉर अ नॉर्मल कंपनी इज 20% ग्रोथ, राइट. तो अगर उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी उतने लेवल से बढ़ाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स दैट जब तक आपके पास में लोन नहीं रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ बैड. ओके. आपको अपना मॉडल उस तरह से चेंज करना चाहिए वेर इन यू आर एबल टू ग्रो इवन विद नॉट हैविंग दैट मच वर्किंग कैपिटल. वरना क्या होगा, आप जब तक बैंक्स के पास रहोगे तब तक एज लॉन्ग एज यू हैव कोलैटरल, एज लॉन्ग एज यू हैव लाइक द फाइनेंशियल्स बैकिंग यू ऑन अ ईयरली बेसिस, आप उस हिसाब से धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू ग्रो ऑन अ मैसिव लेवल, तो आपको एक मॉडल इस तरह से आपके इंडस्ट्री में बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ पे कि वर्किंग कैपिटल डज नॉट बिकम योर मेजर बॉटलनेक. अब वो कैसे कर सकते हो? यू कैन मैनेज योर रिसीवेबल्स बेटर, यू कैन मैनेज योर ऑपरेशंस बेटर. काफ़ी कंपनीज तो अब ये हो गया है कि दे हैव स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू अवॉइड द वर्किंग कैपिटल गैप. मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो इतना बढ़ जाता है कि वो मार्जिन के लिए कवर कर जाता है. चर्निंग अप द मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट. एंड इनिशियली नो डाउट लोन्स इज द वे टू गो, बिकॉज उसके बिना इट्स अ सिंपल गेम. आपके पास 100 रुपये है, अगर आप 100 रुपये लगाते हो एंड योर बिजनेस इज इवन गिविंग 25% रिटर्न, आप 25 रुपये कमाओगे. बट इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज, यू टेक अनदर पर्सन्स 300 रुपीज एंड आप उसके ऊपर 25% ग्रो करोगे, तो आपको उसको तो 12% ही देना है, तो उसके 300 का 13% जो है वो तो आपका है. एंड दैट 300 का 13% इज 39% ऑन योर 100 रुपीज. यू आर अर्निंग एडिशनल 40% ऑन द ओवरऑल मनी. बट इसमें रिस्क भी है. अगर 25 की जगह 10 ही हुआ तो फिर क्या? इनिशियली तो यू कैन गिव इट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? तो मैनेजिंग द डेट in such a manner that it is in line with what you can expect from your company's growth, क्योंकि आपको आपकी कंपनी से अच्छा कोई नहीं जानता है. तो यू नो कि कितना डेट इज मैनेजेबल फॉर द ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट ईयर. एंड अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए वेदर आई एम सफिशिएंटली केपेबल टू मैनेज इट. क्योंकि लोन्स के अंदर सबसे बड़ी बात यही है, अगर एक बार डिफॉल्ट होता है तो वो लाइफ टाइम वो धब्बा लग जाता है. राइट. सो बीइंग अग्रेसिव इज गुड, बट बीइंग वेरी अग्रेसिव विदाउट सीइंग द रिपरकशंस इज बैड. वो चीज़ ज़रूरी है. कोलैटरल वाइज आई वुड से कि आज के दिन पे गवर्नमेंट ने स्कीम्स बहुत अच्छी बना दी हैं. CGTMSE स्कीम इज देयर विच इज़ बेसिकली वेयर इन द गवर्नमेंट इज गारंटिंग ऑन योर बिहाफ कि सर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो मैंने गारंटी दी है कि 70% तक तो मैं ही कवर कर दूंगा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन है, या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि CGTMSE स्कीम या फिर स्टार्टअप लोन जो है होती नहीं है, ये तो बस ऑन पेपर चल रहा है गवर्नमेंट का.
लोगों को यही पता नहीं कि गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को प्रमोट कर रहा है, बैंक्स एग्रेसिवली लोन दे रही है सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल्स एंड सिविल स्कोर इज ओके. तो एम आई राइट ऑन दैट? सो देखो, इन द एंड बैंक इज ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस. राइट. आप एक तरफ अगर ये बोलोगे कि सबको सीजीएमएसी मिलना चाहिए, एंड दूसरी तरफ ये बोलोगे कि जो बैंक क्या कर रही है, बैंक इज अ मीडिएटर बिटवीन कॉमन मैन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन टू द अदर कंपनीज, राइट. अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि अगर कोलैटरल के साथ में भी अगर मैं लोन देना चाहूँ तो मैं नहीं दूंगा एज अ बैंकर, तो फिर वो लोन अगर आप सिक्योरिटी नहीं देके गवर्नमेंट की भी गारंटी आ जाए तो भी नहीं देंगे. ओके. सो इफ इट्स अ वेरी न्यू कंपनी एंड अगर आपको डे वन पे लोन की जरूरत पड़ रही है, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट द राइट वे ऑल्सो. इफ यू लोन शुड ओनली बी टेकन टू ग्रो योर बिजनेस, इट शुड नेवर बी टेकन टू फिगर आउट योर बिजनेस. अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो एंड इनिशियली इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन योर ओन, तो दैट्स वाई दे हैव सीन कि आप 3 साल ट्राई तो करो, 3 साल खुद के ऑपरेशन चलाओ. बेस्ड ऑन दैट यू विल अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड देन फॉर द ग्रोथ यू विल बी नीडिंग टेक द लोन फॉर दैट. एंड उसमें अगर आपका सिक्योरिटी नहीं है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. एंड इन द एंड बैंक का भी 30% डिफॉल्ट हो सकता है. ओके. अगर 1 करोड़ का लोन सीजीटीएमसी में दिया भी सही, डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट 70% ही देती है, बाकी 30% जो है वो बैंक का ही है. तो दे विल ऑल्सो एनालाइज इन सच अ वे कि ये तो हम कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं. राइट. राइट. तो बैंक इज ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, सो दे हैव टू सी दैट. बट ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं. आई मीन गुड बिजनेसेस आर गेटिंग लोन अंडर सीजीटीएमसी. हम नहीं बताते हैं तो बैंकर्स आगे से बोल देते हैं सर आप सीजीटीएमसी ले लो. If you have that good option. business If you're a good model. business, that's there. Okay. But you have to have a good business for that. Right. Right. तो what is road path for SME IPOs? In short and crisp way, अगर मुझे अगले 3 साल में मेरा कंपनी लिस्ट करना है तो what checklist I should keep ready कि हाँ ये मेरा बिजनेस कंपनी में होना चाहिए तो I can go for IPOs and I can manage my financials in that way. ठीक है. So first of all SME IPO आया क्यों? आपके पास में स्टार्टअप्स के लिए देयर इज अ वेरी सेट रूट. एंजल इन्वेस्टर्स, VC फंड्स, स्टेज 1, स्टेज 2, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 हो रहा है, फिर प्राइवेट इक्विटी राउंड हो रहा है एंड देन उसके बाद में लिस्टिंग इन द मेन बोर्ड. वेरी सेट रूट फॉर द एंटायर स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, राइट. आपकी जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए मेन बोर्ड IPO है जो कि सीधा करते हैं. बट व्हाट अबाउट ट्रेडिशनली गुड कंपनीज जो कि ट्रेडिशनल है, बिकॉज ऑफ विच VC फंड्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इट, बिकॉज आप कोई मार्केट को डिसरप्ट नहीं कर रहे हो. Okay. बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कंपनी जहाँ पे कि द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इज वेरी गुड. उसमें इशू क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स क्यों नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एग्जिट ऑप्शन आप इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहे हो. एग्जिट कब दे पाओगे, जब वो मेन बोर्ड IPO आता. तो दैट्स वाई NSE रियलाइज दिस 2012 के अंदर वो ये SME IPO का रूट लाए कि अब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल बिजनेसेस, सर्विस बिजनेस है, उनके अंदर भी आप इक्विटी ला सकते हो, राइट. And so if you want to get your company listed, so first of all any investor, ये आपको हमेशा माइंडसेट में ये रखना है, think from the angle of an investor. As an investor you are coming on the SME IPO board because you want to get much higher returns than main board IPO. Okay. क्योंकि मेन बोर्ड के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं they are very good companies, they are market leaders in their particular segments. and उसके बाद में अगर कोई इन्वेस्टर उनको छोड़ करके आपके पास में आ रहा है तो मतलब वो आपके पास ग्रोथ के लिए आ रहा है. ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कंपनी सो दैट ही कैन गेट हायर रिटर्न्स. राइट. वो आपके पास तब नहीं आएगा अगर आपका कोई बहुत बड़ा USP नहीं है, राइट. सो इट्स बेसिकली योर एड्रेसेबल मार्केट शुड बी गुड. इंडस्ट्री जो है आपकी दैट शुड बी परफॉर्मिंग, ग्रोइंग. सेकेंडली यू शुड बी हैविंग समथिंग यूनिक और अ प्रॉफिटेबल थिंग. आप अगर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो देन इन्वेस्टर्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन यू. बट इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो तो वही है, लेकिन उसके अंदर यू आर एबल टू गेट मच बेटर कस्टमर्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप अच्छी कर पा रहे हो, आपका एंड सपोर्ट बहुत अच्छा है. देयर इज सम USP इन योर कंपनी, राइट, सिमिलर टू व्हाट एन इन्वेस्टर सीज इन अ मेन बोर्ड कंपनी. एंड वो पास्ट में यू हैव प्रूवन. आगे की स्टोरी तो हर कोई बता देता है कि आज मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर कल 100 करोड़ हो जाएगा. हैव यू शोन दैट पर्टिकुलर पास्ट ऑल्सो? जो आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज SME IPO लाना इज़ वेरी ईजी. उसके बाद का प्रोसेस इज टफ बिकॉज इन्वेस्टर्स आर लिमिटेड देयर. द रीजन इज सब HNIs बैठे हैं वहाँ पे बिकॉज द मिनिमम लॉट साइज इज 1 लाख रुपीज, राइट. तो कोई भी वहाँ पे जो इन्वेस्टर बैठा है ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस, राइट. कोई भी ऐसा नहीं होगा ही डज नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस. जो नहीं अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो सिर्फ IPO ट्रेडिंग के दिन पे एग्जिट भी कर जाएंगे.
तो उसके बाद में इफ यू हैव टू रन द बिजनेस प्रॉपर्ली, यू हैव टू रन द मार्केट प्रॉपर्ली, यू हैव टू बी अ जेन्युइन कंपनी, you have to have a genuine growth, and you have to have good consultants who are helping you throughout this entire process. And listening wise, compliance side तो बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं, but being a very good compliant company is one of the most crucial things, क्योंकि that is a direct indicator कि आपका corporate governance अच्छा है कि नहीं है, right? And मैंने देखा है businesses जो हैं वो turnover पे बहुत focus करते हैं. In a traditional business, या in a business where IPO is coming, आप ये समझो कि आप 100 रुपये का आपने सामान बेचा या आपने 300 रुपये का सामान बेचा, एंड इन दी एंड घर में अपने पास 10 रुपये आ रहे हैं, तो उस 10 रुपये की वैल्यू है. द वैल्यू इज नॉट ऑफ द 300 रुपीज, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वैल्यूएशन जो यहाँ पे होता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट पैट एंड नॉट ऑन द टर्नओवर. In main IPO, you look for turnover नहीं, वहाँ पे भी पैट मल्टीपल्स ही रहते because हैं. many loss-making companies are getting listed and giving good returns. या सो मेन बोर्ड के अंदर ना कहानी थोड़ी अलग हो जाती है. वहाँ पे आप पूरा इंडस्ट्री को देखते हो, पूरी इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है, एंड देयर आर वेरियस अदर मल्टीपल्स व्हिच आर आल्सो देयर, Right. बट स्टिल कहीं ना कहीं आप देखते हो प्राइस इक्विटी मल्टीपल. Right. आप सबसे पहला रेशियो पी देखते हो, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखते हो. एंड वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस मेकिंग जो कंपनीज है ना, वो कंपनी स्टार्टअप्स वाली ज़्यादा है. एंड वहाँ पे इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू, देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन IPOs, जहाँ पे अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी को IPO के लिए ला रहे हो, तो वहाँ पे यू हैव टू हैव मिनिमम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, Okay. जो कि विच इज़ मच हायर देन अ नॉर्मल IPO. तो Okay. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट, तो फिर दे आर ओके कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ जाओ. Okay. तो देयर इज समथिंग गुड इन द कंपनी ऑल्दो इट इज लॉस मेकिंग, द ग्रोथ पोटेंशियल इज हाई. तो वो चीज़ है, बट इन SME मार्केट आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे हो, एंड दैट्स व्हाई SEBI has recently announced another rule that your free cash flow in past 2 years out of 3 should be positive. Positive. हाँ, क्योंकि अभी प्रॉफिट तो सब लोग कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स एन अक्रूवल मेथड अकाउंटिंग, Right. तो वहाँ पे फिर भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते. So you need to have free cash flow for past 2 years. यस, पॉजिटिव, In last 3 years, करेक्ट. then only you can get listed to SME IPOs. तो तो what काफ़ी कंपनीज इससे फिल्टर आउट हो जाएंगी. filter out हो रही है, agree. What role good professional or consultant play in all this process? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत लोन के लिए या फिर फॉर गेटिंग एनीथिंग न्यू, उनको लगता है कि कंसल्टेंट क्या ही रोल प्ले करेंगे, डायरेक्ट बैंक से हम कनेक्ट कर लेंगे, या फिर तो प्रोफेशनल का क्या रोल है? व्हाट रोल यू प्ले इन ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी? सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ फंडिंग योर बिजनेस. ठीक है, आपकी जो ग्रोथ जर्नी है दैट कैन बी फंडेड इन मल्टीपल वेज. यू कैन चूज टू डू इट अ DIY बेसिस, एंड ट्रायल एंड एरर से वो चीज़ आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो ग्रो. और या फिर यही चीज़ कैन बी फास्ट ट्रैक्ड बाय यूजिंग द राइट पीपल अराउंड यू, जिन्होंने देखा हुआ है ग्रोथ स्टोरीज. सो इनिशियली अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसने देख लिया एकदम से यार कि IPO मार्केट अच्छा चल रहा है, मैं मेरी कंपनी का IPO ले आता हूँ, इट माइट बी दैट द कंपनी इज नॉट एट द राइट स्टेज टू डू दैट. Okay. एंड वो 6 महीने एफर्ट्स करेगी, सब चीज़ें कर लेगी, सब एक्सपेंडिचर्स कर देगी, एंड इन दी एंड उसको लगेगा कि यार मेरे को तो वैल्यूएशन ही नहीं मिल रहा है. Which could have been understood in day one कि any new company will grow to a certain extent with debt, with their own money, with their friends and family's money, that kind of stuff. And उसके बाद में जब एक स्टेज पे आप पहुंच जाओगे ना, तब ग्रोथ के लिए आपको इक्विटी रूट लेना है. अगर आप वो नहीं करोगे तो आप इनिशियली बहुत ज़्यादा आपका इक्विटी डाइल्यूट कर जाओगे. Okay. लोन्स के अंदर देन इफ़ यू आर टेकिंग वेरी हाई कॉस्ट डेट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग देर आर ऑप्शंस लाइक CGTMSE, देर आर ऑप्शंस वेरिन आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जगह आप प्रोजेक्ट फाइनेंस लो. आप अपना जो पूरा मशीनरीज हैं उसका 75% तक यू कैन गेट योर मशीनरी टर्म लोन्स रादर देन टेकिंग अ लैब, और वो लैब इज ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग इनकम एलिजिबिलिटी, और उसके बेसिस पे आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन पे डाल रहे हो. उसकी जगह प्रोजेक्ट फाइनेंस लो, आप अपने फ्यूचर इनकम के बेस पे आज लोन ले पा रहे हो उससे, एंड द ओवरऑल सिक्योरिटी रेशियो विच इज रिक्वायर्ड देयर इज मच लोअर देन इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो वो सब चीज़ें जो है ना, एक एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बिना, जैसे वो एक सेइंग है ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, तो वही वाली बात है. एग्जीक्यूशन में भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है दैट एज अ बिजनेसमैन शुड यू फोकस मोर ऑन योर टेक्निकल्स, और या फिर यू शुड फोकस ऑन ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस.
और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हाँ मतलब सभी चीजें, फाइनेंस, एचआर, देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन बिजनेस। right. आपका जो यूएसपी है जिस कारण से आप बिजनेस आप कर पा रहे हो इज नॉट फाइनेंस, इज नॉट एचआर, इट्स द टेक्निकल्स विच यू आर हैविंग, इज द बिजनेस रिलेशंस यू आर क्रिएटिंग, द नेटवर्क यू आर हैविंग एंड द बिजनेस यू आर ब्रिंगिंग इनटू द कंपनी। इसके आसपास की जितनी चीजें हैं उसमें जितना टाइम आप कम लगाओ या फिर आप उन लोगों को लाओ हु आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन दैट, यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द बिजनेस। बट इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, आप बन जाओगे 60 साल तक जब आप बनोगे, 40 years तक ऑल्सो इफ यू कम इन द बिजनेस यू विल लर्न एवरीथिंग, ट्रायल एंड एरर से सब चीज़ें। बट डू यू वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम टू डू दैट ट्रायल एंड एरर? वो बस प्रोसेस में है। बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट कंसल्टेंट, क्योंकि अगर गलत कंसल्टेंट के साथ में गए तो वो भी ट्रायल एंड एरर ही कर रहा है। वो भी कुछ सीख रहा है। वो भी सीख रहा है। If you Right. don't go with the right people who are actually, and that's where the art of a businessman is there, choosing the right consultant and believing in the right person. राइट। तो यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ लोन के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं या फिर ये ऑप्शंस है। मैं जैसे पहले बोला कि एज अ लेमैन या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन हमको लगता है कि बस लैब ही एक ऑप्शन है। तो क्या इससे बेटर ऑप्शंस है? अगर मेरे को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या नया बिजनेस, या फिर मैं अगर बिल्डर हूँ, बिल्डर के पर्सपेक्टिव से अगर पूछूंगा मैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पर्पस से अगर मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आज मार्केट में? Okay. So loan against property is actually not a business loan. मतलब business loan मतलब business purpose से लोन आप यूज कर सकते हो वहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। बट देर आर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स विच अ बैंक इज ऑफरिंग, विच आर NBFCs आर ऑफरिंग, विच आर एक्चुअली catered to a business. A businessman always sees the future. ठीक है, अगर आप उसको आज की एग्जिस्टिंग इनकम की उस बेसिस पे अगर आप उसको पैसे दोगे तो ही विल नॉट बी एबल टू ग्रो वेरी वेल, राइट। अगर आप ये बोलोगे कि इसके द इनकम ऑन अ मंथली बेसिस आज तक आ रही थी कुछ 10 लाख की, लेट्स से, एंड उसकी EMI जो है 10 लाख की होनी चाहिए, दैट्स नॉट द राइट वे टू सी इट। द रीजन इज जो आज के दिन पे ये लोन ले रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर एनी लाइबिलिटी जैसे होम, जैसे कार, राइट। इट इज़ फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस, बिल्डिंग एसेट्स विच विल बी गिविंग हिम फ्यूचर इनकम, राइट। तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो वो चीज़ अगर आप फैक्टर इन नहीं करोगे आज के दिन पे तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट फंड्स टू ग्रो। ओके। तो दो एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं विच क्रिएट्स अ वेरी बिग लिमिटेशन इन लैप एज अ प्रोडक्ट। आपका सिक्योरिटी कवर वहाँ पे जाता है 140%, बहुत ज़्यादा, राइट। अगर आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको 65 करोड़ का लोन मिल रहा है। करोड़ की बात करो, लैक्स की बात कर लो, तो 1 करोड़ का सिक्योरिटी 65 लाख का लोन मिल रहा है आपको। सेकेंडली, आपका आज तक के एग्जिस्टिंग इनकम के ऊपर आपको लोन दे रहे हैं। वहीं पर ही देर आर प्रोडक्ट्स, जैसे कि फर्स्ट बात करूँ मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या हो रहा है कि दे आर कंसिडरिंग कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं आपके प्रोजेक्ट में तो टेक्निकली आप कितना रेवेन्यू कर जाओगे ओवर द पीरियड, ओवर द नेक्स्ट 3 और 5 years, राइट। उससे आपको कितनी इनकम आएगी एंड वेदर दैट इज सफिशिएंट टू सर्विस योर डेट। तो उसके लिए वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं एंड वहाँ से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर बिजनेस सब सही चलता है तो ये जो है ये 1 करोड़ की जगह नहीं 5 करोड़ का लोन ले सकता है आज के दिन में, राइट। ठीक है। अब इफ समथिंग बैड हैपेंस, वी हैव अ सिक्योरिटी ऑन द बैक विच कैन रिकवर सम ऑफ द अमाउंट, राइट। एंड वहाँ पे दैट सिक्योरिटी अगेन इज 120 to 130% एट टाइम्स, इट कैन बी लोअर देन दैट ऑल्सो। अगर आपका बिजनेस एक्सपीरियंस जितना आपका बिजनेस एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसेस। आई नो सम बिजनेसेस जिनका बहुत बड़ी कंपनीज हो गई है, 4-4 हज़ार करोड़ का उनका लोन हो गया है, they have collateral security of less than 5%, less than 2% also. हमको तो 140% वाली पता है। तो इनिशियली दैट इज हाउ यू आर स्टार्टिंग, बट Okay. उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा टिल द एंड यही लगेगा। Right. As the business grows, why does a bank require security? The bank requires a security because आप जो बोल रहे हो और आप उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, Right. सिंस यू आर न्यू इन अगर वो बिजनेस, नहीं होता है तो क्या? तो बैक उनको फ्लो बैक Right. मैकेनिज्म के लिए उनको Right. क्या चाहिए? Right. उनको फ्लो बैक मैकेनिज्म सिक्योरिटी But चाहिए so that जैसे they can एज बढ़ता है तो बैंक ऑल्सो गेट अश्योरेंस कि हाँ Yes. यार ही इज डूइंग गुड बिजनेस और Exactly. ग्रो हो रहा है तो उसके करेक्ट। तो रिकॉर्ड्स हमने पे। जैसे अभी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था बैंगलोर में, तो उनको कुछ 80 करोड़ का फंडिंग कराया ओवरऑल, ओके, एंड दैट वाज डन एट अ 10% कोलैटरल, ओनली 10% एंड दे वर वन ऑफ द पार्टनर्स वर वेरी एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, ओके, एंड बाकी 3 पार्टनर्स जो थे उनके बाकी बिजनेसेस भी बहुत सारे थे। ओके, दे वर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी टुगेदर,
But because there was a very good track in the past, they were able to, the banks had the comfort कि हाँ चलो ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं तो हमने 10% कोलैटरल रखी है, तो दे हैव द स्किन इन द गेम कि ये खुद भी नहीं चाहेंगे कि डिफॉल्ट हो, क्योंकि इनके इतना एसेट्स यहाँ पे लगे हुए। इतना बड़ा अमाउंट एक ही बैंक देता है या मल्टीपल बैंक्स के साथ जाना पड़ता है? डिपेंड्स। जैसे ये वाला हमने एक ही बैंक से कराया, ओके, बट देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीपल बैंकिंग एंड कंसोर्शियम। मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा हूँ, अभी एक साथ मान लेते हैं कि क्या होता है, काफ़ी बार अगर कंसल्टेंट्स भी हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये पूरा लोन लेने का कभी कभी, स्पेशली विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसीज विच इज डेफिनेटली देयर एंड द अमाउंट ऑफ एनालिसिस विच दे हैव टू डू। तो हर पर्टिकुलर लोन साइज तक के लिए ना देयर इज कमिटीज। 5 करोड़ के लोन तक के लिए आप ब्रांच तक जा सकते हो, 25 तक आप रीजनल, 50 तक, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये थोड़ा कम ऐसा होगा। सो फॉर ईच एंड एवरी बैंक इट इज डिफरेंट। तो क्या हो जाता है कि अगर मुझे 60 CR का लोन चाहिए, अगर मैं एक बैंक से कराऊंगा तो इट विल गो टू द हेड ऑफिस एंड इट विल टेक 3 months ऑफ टाइम अनलेस यू हैव द राइट कंसल्टेंट्स एंड ऑल, राइट। तो उस कारण से ये हो जाता है कि काम करते हैं 60 को लेट्स बाइफरकेट इनटू 3 loans और 4 loans ऑफ 15 CR each, 20 CR each, एंड वो हम 3 बैंक के पास जाएंगे, तीनों के रीजनल लेवल तक ही आएगा और वहां से अप्रूवल आ जाएगा। तो तीनों जगह साइमल्टेनियसली वी गेट इट विद इन 1.5 months, एंड फिर तीनों का एक मल्टीपल बैंकिंग में अरेंजमेंट हो जाता है इन विच ईच एंड एवरी पर्सन इज गिविंग पारी पसू सिक्योरिटी। ओके, कि कुछ भी होता है तो तीनों इक्वल बढ़ जाएगा, राइट, उस तरह से। तो दैट इज व्हाई मल्टीपल बैंक्स आर रिक्वायर्ड। एंड कंसोर्शियम का मतलब ये हो गया दैट मल्टीपल में ये हो गया कि अब आपको कुछ भी करना है आपको तीनों से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी हैसल वाला काम कि हर चीज के लिए 3 बैंकर्स के पास जाना है, 3 डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं, जब भी रिन्यूअल हो रहा है तो 3 रिन्यूअल करने पड़ रहे हैं। एनी न्यू बैंकर टू बी एंटर्ड आपको तीनों बैंकर्स को कन्विंस करना है। तो उसकी जगह देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कंसोर्शियम, जहाँ पे ये हो जाता है कि एक बैंक जो है दैट इज द लीड बैंक, वो सबका बाप है, और बाकी सब लोग जो है वो उनकी सुनेंगे। उसने अप्रूवल दिया, बाकी लोगों को बस हाँ सर बोलना है, यस बॉस बोलना है बस, कि इफ यू अप्रूव 60 CR तो बाकी लोग बोल देंगे ठीक है, बस ये टर्म्स जो हैं इसमें हो सकता है हम थोड़ा इधर उधर कर दे, बाकी इट इज अप्रूव्ड। एंड नाउ एनी चेंजेस टू बी मेड बस वो लीड बैंक को बोलना है, वो अप्रूव करता है तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली हैव टू एक्सेप्ट इट। वो जाता है। बट उसमें इशू क्या होता है, एनी न्यू लोन यू हैव टू गेट इट डन, यू विल हैव टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम द कंसोर्शियम। तो और उसके अंदर क्या है, बिकॉज इट्स अ 60 CR लोन, तो आपको अप्रूवल जो है वो फिर बड़े लेवल पे जाना पड़ता है, हेड ऑफिस तक और वो सब। So then it's again time taking. So there are pros and cons to both of these things, but that's why it's important to have the right person to advise you on that. तो मतलब कि ऐसे भी लोन प्रोडक्ट्स है जहाँ पे मल्टीपल बैंक्स फंडिंग करते हैं वगैरह, उसके लिए एनालिसिस करके हमको अच्छा बैंकर ढूंढना, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है, और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास रोड मैप होना चाहिए अगले 10 साल का, 15 साल का, जिसमें हमको पता है कि हम क्या करने वाले, आगे जाके ग्रोथ क्या होने वाली है। तो उसके हिसाब से लोन प्लान, डेट के साथ जाना है, इक्विटी के साथ जाना है, इक्विटी के साथ कब जाना है, वो हम अभी प्लान करके रख सकते। दैट इज व्हाई गुड कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। मेरा भी यही मानना है कि कंसल्टेंट्स प्ले द रोल। अभी मेरा भी जो सोशल मीडिया का एजेंसी है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप इन हाउस कर लो, बट कंसल्टेंट जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, दे आर वर्किंग विद मल्टीपल फर्म्स। उनके पास एक्सपीरियंस है कि 4 लोगों के साथ काम करें, उनको पता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो दे कैन सजेस्ट यू इन गुड वे। अगर आप आपकी इन हाउस काम कर रहे हो तो क्या होता है बहुत बार कि आपको आपका ही एक्सपीरियंस है, तो मे बी वो सफिशिएंट नहीं होता। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस। कुछ हमारे जो न्यू क्लाइंट जब आते हैं ना, जब उनको मैं सैंक्शन लेटर देखता हूँ, सो दे हैव साइंड ऑन सच टर्म्स कि मैं अगर उनको बताता हूँ तो दे ऑल्सो से सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था सैंक्शन लेटर, एंड मैं कभी साइन ही नहीं करने देता उस टर्म्स के ऊपर। राइट, देयर आर टर्म्स लाइक ऑल कंसेशंस विल बी वेव्ड इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ लोन। अब अगर बैंक कुछ भी आपके ऊपर जाती करती है, आपका एकदम से आर्बिट्ररी ROI बढ़ा देती, कुछ भी कर देती है, एंड यू वुड से कि नहीं अब मैंने कोशिश कर ली, आई ट्राइड टू कन्विंस माई बैंकर्स कि यू आर डूइंग रॉन्ग विद मी, या फिर आई एम गेटिंग मच बेटर टर्म्स फ्रॉम अनदर बैंकर, प्लीज यू नो एटलीस्ट गेट इट टू सम लेवल कि इट इज फेयर टू मी एज वेल एज टू यू। बट वो मना कर देते हैं। नाउ दे वांट टू टेक इट ओवर। अब वो क्या बोलेंगे, सर आपका ना कार्ड रेट 12% था, हमने कंसेशन करके आपको 8.5 या 9% पे आपको लोन दिया। so now, अभी लेट्स से वो 5 साल तक रिलेशन यहीं पे था उनका, अब वो बोलेंगे सर 5 साल के लिए जो ये 4% का एडिशनल हमने आपसे जो इंटरेस्ट लिया है वो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आपने साइन किया है कि ऑल कंसेशंस विल बी वेव्ड। एंड
because of this, people are stuck in that bank. Not only this, there is a prepayment penalty clause of 4%, which people are saying. अब तो RBI ने अच्छा कर दिया है that for micro and small enterprises आप चार्ज कर ही नहीं सकते हो penal prepayment charges. तब उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उसको प्रीपेमेंट इंटरेस्ट, प्रीपेमेंट फीस, अलग अलग नाम कर दिए उसको, अभी भी चार्ज कर रहे हैं. सो एट द टाइम ऑफ सैंक्शन आप सब नेगोशिएट कर सकते हो. इफ यू साइन इट देन इट्स लाइक यू हैव एक्सेप्टेड इट. योर जर्नी इज वेरी फैसिनेटिंग. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीजें सुन के. तो इसमें नेटवर्किंग का क्या रोल है? क्या लगता है कि तेरे ग्रोथ में नेटवर्किंग ने क्या रोल प्ले किया है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट नेटवर्किंग देयर इज नो नेटवर्क. नेटवर्किंग इज नेटवर्क. या आई मीन इट्स लाइक अगर आप मुझे आज 0 रुपीज से भी स्टार्ट करने को बोलोगे, आई कैन स्टार्ट अगेन बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. बट अगर मेरे पास में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है, तो उसको मैं स्पेंड करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. राइट. सो नेटवर्क हेल्प्स यू इन मल्टीपल वेज. एक तो सम पीपल इन योर नेटवर्क विल बी योर मेंटर्स, जिनसे आप समझ रहे हो कि बिजनेस कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है. आप इमोशनली बहुत बार कभी कभी यू नो इट्स ए रोलर कोस्टर. आप खुद का कभी भी करें तो इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर. तो उसके अंदर सपोर्टिंग यू एट द डिपिंग पॉइंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि व्हेन यू डोंट लाइक टू फील टू डू एनीथिंग, कुछ लोग होने चाहिए जिनके साथ में आज गोवा चलते हैं 5 दिन के लिए, वैसे वाले लोग होने चाहिए. देन देयर आर पीपल विद whom you have business relationships who help you in growing in the business. तो वो लोग भी बहुत ज़रूरी है. There are people who are junior to you, to whom you should be supporting them very well, because आप उनके लिए mentors हो. Right. And in the end वो भी grow करेंगे and they will come to your level. आज वैसा नहीं है कि जो जूनियर है हमें जूनियर रहेगा. Right. So that is then your peers are always there. You are exchanging ideas, building things, and that can only happen with your network. आपका माइंड तभी you would also notice कि जब आप 3 लोगों के साथ बैठ के किसी का डिस्कशन करते हो वर्सेस आप एक व्हाइट बोर्ड के साथ खुद के साथ बैठते हो, तो द काइंड ऑफ आइडियाज यू जनरेट with 3 people together is much higher. So similar brainstorming can only happen with people together. नेटवर्किंग के लिए कहाँ पे जाना चाहिए? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता नेटवर्किंग करना कहाँ पे. बाहर निकलूंगा, नेटवर्किंग तो करना है, बहुत इच्छा है, लेकिन बाहर निकल के बात किससे करूँ, मुझे पता ही नहीं है. तो डू यू नो सम गुड प्लेटफॉर्म्स और गुड वेज टू डू नेटवर्किंग? सो नेटवर्किंग कैन एक्चुअली बी एज सिंपल एज आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपके जो पास वाले पर्सन से आप बात कर रहे हो, दैट इज नेटवर्किंग. आप let's say you are in any new city which is there, you just put an Instagram story, I'm in this city, let's meet up, and आप किसी से मिल रहे हो, that's networking. नेटवर्किंग को एक्चुअली वो नाम थोड़ा सा आज के दिन पे ज़्यादा हो गया. आई वुड से इट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग. तो एसोसिएशंस जो हैं दे एक्चुअली हेल्प यू टू create a common point wherein you are able to meet people, right? But in the end it's more about the relations you are making afterwards. बट एसोसिएशन बहुत अच्छे एसोसिएशंस हैं. BNI is one of them, यंग इंडियंस है, टाई है फॉर एंटरप्रेन्योर्स. देन देयर इज एन एसेंट ग्रुप व्हिच एज पर व्हाट आई रिमेंबर, दिस कॉर्पोरेट कनेक्शन. जगह बहुत सारी है, आपको बस शुरू करना आना चाहिए एंड मतलब बाहर निकलना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली इफ यू आर नेटवर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग समथिंग, तो योर एनर्जी विल बी ड्रेन्ड वेरी सून. एंड आप ना नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है. 2 चीजें, एक तो मिल नहीं रहा है, दूसरा यू विल ऑलवेज बी hesitant to approach any person because आपको कुछ चाहिए. You are fearing the rejection of not getting something from him. Right. But if you go to any person to see what value I can add to his life, या फिर whether I can help that person, so it becomes very easy. The relations built are very strong. Viewers gain. हाँ, viewers gain, correct. Viewers gain. तो the perspective changes and then networking becomes very easy. और फिर धीरे धीरे करके ना आपको खुद को बहाने मिल जाते हैं कि अच्छा हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू टोस्टमास्टर्स, लेट मी गो देयर. वहाँ पे सब लोगों से मिलते हैं, बिजनेस भी आएगा, दोस्त भी बनेंगे, मेमोरीज भी क्रिएट होंगी, एवरीथिंग विल हैपन टुगेदर. हमारे एक जो अक्षय जी है, he has a very unique way of doing networking. He loves to do trekking. तो ट्रेकिंग में जाकर के नेटवर्किंग करते हैं और वहां से धंधा भी आ रहा है. मांग नहीं रहे लेकिन आ रहा है. अच्छा धंधा आ रहा है. नेटवर्किंग से याद आया कि दोस्त, तो मैंने सुना कि एक दोस्त यहाँ पे, एक दोस्त वहाँ पे, इतने बड़े बड़े दोस्तों के अभी तूने एग्जांपल्स दिए. तो दोस्तों का क्या रोल रहा है? क्योंकि इतना अच्छा लगा सुन के, यार भाई का दोस्त एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. तो ये भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा मेरे को लगता है सक्सेस में, या फिर मेरे सक्सेस में पर्सनली है
क्योंकि जो संगत आप 5 लोगों के साथ रहते हो तो 6 पर्सन आप वैसे बनते हो। Very true. तो क्या दोस्ती का क्या है, या फिर दोस्तों ने क्या हेल्प किया है ग्रोथ में, जर्नी में? So I think वो जो आपने बोला वो सही है, that you are the average of the 5 people around you. And वो 5 people कौन है, वो आपको चूज करने हैं. अगर वो गलत संगति वाले हैं तो फिर यू विल ऑल्सो स्टॉप ग्रोइंग, दे विल ऑल्सो नॉट ग्रो. अगर आप वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं, तो अगर वो 40% पे बढ़ रहे हैं, आप बोलोगे 20% पे तो बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब कैसे चलेगा. सो वन ऑफ द, एक तो कंपटीशन फैक्टर आ जाता है कभी कभी. मेरे को तो लगता है इट्स अ गुड थिंग. वेरी गुड इट्स अ थिंग, वेरी गुड थिंग. आई टोटली अग्री विद दिस. मतलब गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर. Should be दोस्तों में there. ही होना चाहिए. यार मेरे दोस्त ने मर्सिडीज लिया, मैं क्यों नहीं लूं, ये होना चाहिए ना. ये नहीं है तो फिर मजा ही क्या है. मजा क्या है, एग्जैक्टली. एंड दैट्स वेयर यू, जो एम्बिशन वाला स्पार्क है ना, उसको एक गेमिफिकेशन मिल जाता है. Right. आपका एम्बिशन है टू डू समथिंग, बट देर इज नो पर्सन हु इज गिविंग यू टारगेट्स टू डू दैट. आपका कोई मैनेजर है तब तो आपको वहां से टारगेट्स मिल रहे हैं, आप कर रहे हो. बट इफ इट्स योर ओन थिंग, आप खुद कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी टारगेट्स. Right. आप आज के दिन पे 100% भी ग्रो कर सकते हो और आप 0% भी ग्रो कर सकते हो. बट इफ योर फ्रेंड्स आर ग्रोइंग एट 40%, आप बोलोगे यार 40 के आसपास तो करना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी दोस्तों के बीच में. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. सेकेंड, वही जो मैंने बोला, इमोशनल रोलर कोस्टर हमेशा रहता है. तो उस टाइम पे अगर कोई आपको संभालने के लिए है तो यू विल गो अहेड ऑफ इट, वरना अकेले अकेले तो क्या ही कर लोगे. अभी किसी से बात करा था मैं 2 दिन पहले, तो हमारा वही बात हुआ कि जब तुम लोग बिजनेस ओनर हो तो आप सबका वर्क रिपोर्टिंग ले रहे हो, आपके एम्प्लॉयज का ले रहे हो. हाँ, तूने आज क्या किया, तूने आज क्या. आपको कोई वर्क रिपोर्टिंग नहीं ले रहा है, तो वर्क रिपोर्टिंग नहीं ले रहा है तो आप ग्रो कैसे करोगे. उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन चाहिए. दोस्ती चाहिए, मेंटर चाहिए, आपके पास कोई ना कोई सीनियर चाहिए. क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद माँ बाप पे पूछना छोड़ देते कि यार हाँ बच्चा अच्छे पैसे कमा रहा है, छोड़ दो अभी, जो कुछ है उससे क्या ही पूछेंगे क्या किया. Yes. तो यू नीड फ्रेंड्स और मेंटर इन योर लाइफ इन दैट केस, की जो आपको ग्रोथ के लिए हेल्प करे. जैसे गौरव सर हो गए, उनके बिना बुक शायद से 5 साल में भी नहीं सोचते कि लिखेंगे, एंड नाउ बुक लिख के पब्लिश हो रही है. तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मेंटर गौरव सर या फिर मेंटर का एक बड़ा रोल होता ही है, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, फिटनेस हो, स्पिरिचुअल हो, सब चीज़ों में. ऐसे बोलते हैं अपने मतलब अपने इसमें बोलते थे कि गुरु बिना क्या ही है. तो गुरु होना ही चाहिए, गुरु के बिना तो बिल्कुल क्या सही बढ़ ही है. नहीं सकता. तो बहुत अच्छा लगा प्रखर बात करके. बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली. पर्सनली मुझे, मतलब व्यूअर्स को तो मिलेंगी, लेकिन मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई थी. लोन के अलग अलग प्रोडक्ट्स या फिर आईपीओ के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें नई थी. तेरा नॉलेज जो है ऐसे ही बांटता रहे. गिवर्स गेन, तू जितना बांटेगा उतना ही तुझे मिलेगा. तो डेफिनेटली आई थिंक सो these sessions are very good. The thing you are doing is very good because उससे काफ़ी लोगों को नए नए पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं. अब हो सकता है इसमें से फॉर 1% 1 मिनट की जो हमने चीज़ कुछ बात करी है वो उसके लिए एकदम उसके बिजनेस को चेंज कर दे. एंड Agree, समथिंग लाइक agree. दैट कैन हैपन फॉर एन इन्वेस्टर. इट माइट इवन चेंज कि अच्छा ये वाला एसेट क्लास मैंने नहीं देखा है. सो दैट्स वेरी, वही है. और that's a क्या great है, initiative. लोगों के पास नॉलेज है, बट लोगों को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है और वो नॉलेज 5,000 लोग 10,000 लोग सुनते हैं, तो माइट भी उनका जिंदगी चेंज हो. दिस इज व्हाट आवर पर्पस इज नाउ. हम एक लेवल पे आ गए कि अभी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ देना बनता है. तो आप जैसे लोगों के साथ मिलके कुछ ना कुछ सोसाइटी को रिटर्न लर्निंग करने अ की लॉट कोशिश. फ्रॉम यू. अभी तो थोड़ा बहुत इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद यू. दैट्स डेफिनेटली देयर. और पुराने वालों में आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लर्न मराठी वेरी सून सो दैट आई कैन listen to the Yes, immense yes. value which you have given in the previous Yes, yes, yes. podcast also. Thank you, Prakhar. Thank you. It was nice. Thank you so much.